बाल श्रम तकनीक सलाहकार समिति हो गया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक परामर्श समिति का गठन करेगी। आवश्यकता अनुसार उप समितियों का भी गठन करेगी। इस समिति में एक अध्यक्ष, अधिकतम 10 अन्य सदस्य होंगे। यह समिति अनुसूची में अन्य व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं को जोड़ने से संबद्ध परामर्श देगी। बालकों के नियोजन की दशाओं का विनियमन। इस संबंध में निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। कार्य के घंटे तथा अवधि। किसी भी बालक से निर्धारित कार्य के घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा और न ही इसके लिए अनुमति दी जाएगी। किसी भी बालक से 1 घंटे का विश्राम अवकाश दिए बिना लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। विश्राम की अवधि सहित कार्य विस्तार 6 घंटे से अधिक न हो। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार इसी 6 घंटे में से 2 घंटे का समय बाल श्रमिक की शिक्षा पर देना होगा। इसका खर्च नियोजक को वहन करना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी बाल श्रमिक से काम नहीं लिया जा सकता है। किसी भी बालक श्रमिक से अतिकाल कार्य नहीं लिया जाएगा। साप्ताहिक छुट्टी। प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले किसी भी बालक श्रमिक को 1 दिन की साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। इस अवकाश को 3 महीने के बाद ही परिवर्तित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समुचित। सरकार बाल श्रमिक के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित नियम बना सकती है। सामान्यतः यह प्रावधान कारखाना अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है। इसके अंतर्गत इनसे संबद्ध प्रावधान शामिल है। सफाई, कचरा और श्राव का निष्कासन, संवातन, तापमान, धूम, कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, मूत्रालय, कूड़ादान, मशीनों की घेराबंदी, गतिमान मशीनों और उसके निकट कार्य, बिजली काटने के लिए युक्तियां, नई मशीनों का ढकना, अत्यधिक भार, आंखों की सुरक्षा, मकान की देखभाल इत्यादि। निरीक्षक हो गया इंस्पेक्टर। उचित उपयुक्त। सरकार उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक होते हैं। निरीक्षक बाल श्रमिकों के नियोजन से संबंधित निरीक्षण का काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। अन्य उपबंध हो गया जैसे रजिस्टर का अनुरक्षण हो गया। प्रत्येक नियोजक द्वारा बालकों के नियोजक के संबंध में रजिस्टर रखना आवश्यक है। इसमें बालक का नाम, जन्म तिथि और कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, अवधि, साप्ताहिक छुट्टी इत्यादि का उल्लेख रहेगा। इस रजिस्टर को निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जैसे देखो उम्र के संबंध में क्या है कि अगर किसी बालक की उम्र के संबंध में निरीक्षक और नियोजक के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा पदाधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा जो सभी को मान्य होगा। नियम बनाने की शक्ति। उपयुक्त सरकार को इस अधिनियम के उपबंध को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। दंड हो गया। नियोजक किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर या प्रतिबंधित नियोजन में नियोजित करने पर 50,000 रुपये तक का दंड और 2 वर्ष का कारावास। बार बार गलती करने पर 3 वर्ष का कारावास। निरीक्षक को सही सूचना नहीं देने पर, बालकों से संबद्ध रजिस्टर नहीं रखने पर, अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 माह तक की कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जा सकता है। आलोचनाएं और सुझाव। इस अधिनियम में निम्नलिखित कमियां हैं जैसे कि सही क्रियान्वयन का अभाव है। आज भी बालक श्रमिक खतरनाक व्यवसायों में काम करते देखे जाते हैं। आज न्यायालय हमेशा इस संबंध में निर्देश देता रहता है, अतः सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। प्रतिबंधित व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं के अलावा कई अन्य व्यवसाय हैं जो कानून के दायरे से बाहर हैं, जहां बालकों का भी शोषण होता है, अतः सरकार को उन व्यवसायों को भी अधिनियम में शामिल कर लेना चाहिए जो कानून से बाहर है। दंड की जो व्यवस्था है वह बहुत ही कम है और इसे नियोजक जमा कर कानून से बच जाते हैं, अतः कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो अधिनियम में निरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। आज देखा जाए तो इन व्यवसायों के निरीक्षण हेतु निरीक्षक की कमी है, फलस्वरूप जांच में बाधा आती है, अतः कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए ताकि निरीक्षकों की कमी ना हो सके। आज भी बाल श्रमिक अशिक्षित हैं जो इस अधिनियम के प्रावधानों को समझ नहीं पाते और उन्हें खतरनाक कार्यों पर लगाया जाता है, अतः इस अवधि में नियम से में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि बाल श्रमिक शिक्षित हो सके। निष्कर्ष। उपयुक्त कमजोरियों के बावजूद ये कानून श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार लाने का प्रयास करता है। इस कानून के बनने के बाद आज बाल श्रमिक खतरनाक उद्योगों में कार्य करते नहीं देखे जाते हैं, अतः इस बात की आवश्यकता है कि बाल श्रमिकों की दशाओं में सुधार के ओर कदम उठाए जाएं। देखो दूसरा है कि बीड़ी तथा सिगार और कर्मकार नियोजन की शर्तें। अधिनियम 1966। बीड़ी तथा सिगार उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए कोई कानून नहीं बना था तो श्रमिकों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता था, जैसे नियोजक द्वारा अधिक कार्य के घंटे, कम मजदूरी देना, मजदूरी में कटौती, कल्याण सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारण श्रमिक संगठित नहीं थे। उनकी संख्या कम थी और उससे संबंधित कोई कानून नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस उद्योग में श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी तथा श्रमिक संगठित होने लगे। तो वह केंद्र सरकार से मांग करने लगे कि इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार ने इन समस्याओं का अध्ययन कर नियमन करने का प्रयास किया तथा 1966 में बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम पारित किया, जो कुछ संशोधन के बाद आज भी लागू है।
उद्देश्य हो गया जैसे बीड़ी सिगार संस्थापनों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था करना और उनके कार्य की दिशाओं को विनियमित करना। मुख्य प्रावधान क्या हो गया जैसे कि विस्तार क्षेत्र। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है, चाहे वे इन उद्योग से संबंधित कुशल अकुशल लिपिकीय इत्यादि कार्यों में प्रत्यक्ष नियोजन के अधीन या ठेकेदार के माध्यम से संलग्न है। लाइसेंस कोई भी व्यक्ति जो किसी परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में व्यवहृत करना चाहता है तो वह अधिकृत पदाधिकारी के पास लाइसेंस हेतु आवेदन देगा। सक्षम पदाधिकारी जांच पड़ताल कर 1 वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करेगा। 1 वर्ष के बाद नवीकरण कराना आवश्यक होगा। पदाधिकारी को लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार प्राप्त है। यदि सक्षम पदाधिकारी लाइसेंस देने या नवीकरण करने से इनकार करता है तो नियोजक उपयुक्त सरकार के पास अपील कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं जैसे कि सफाई। प्रत्येक औद्योगिक परिसर को साफ सुथरा रखना आवश्यक होगा। सफाई से संबंधित मानकों को बनाए रखना भी आवश्यक होगा, जिसमें सफेदी, रंग लगाने, रोगन लगाने इत्यादि से संबंध मानक सम्मिलित होंगे, जो धारा 8 के अंतर्गत आती है। अति भीड़। कार्यस्थल पर भीड़ को रोकने के लिए प्रत्येक श्रमिक को कार्य हेतु कम से कम 4.25 घन मीटर 4.25 घन मीटर जगह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन छत की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक हो तो इसकी गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। धारा 10 जैसे संवातन, तापमान व प्रकाश। प्रत्येक औद्योगिक परिसर में इन तीनों की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल, धुआं या किसी प्रकार का अपद्रव इतनी मात्रा में निकलता हो जो वहां कार्यरत श्रमिकों के लिए हानिकारक हो सकता है, उसको रोकने के लिए सक्षम पदाधिकारी उचित निर्देश दे सकते हैं। धारा 9 पीने का जल हो गया जैसे देखो, प्रत्येक औद्योगिक परिसर में नियोजक के द्वारा श्रमिकों के पीने के लिए उचित मात्रा में स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यह स्थल शौचालय, मूत्रालय, धुलाई स्थल इत्यादि से कम 6 मीटर दूरी पर स्थित होना चाहिए। श्रमिकों को इस स्थल की जानकारी हेतु समझी जाने वाली भाषा में पीने का पानी जल लिखा रहना चाहिए। धारा 11 शौचालय एवं मूत्रालय। नियोजक द्वारा उचित संख्या में महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए अलग अलग शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी। इससे संबंधित राज्य सरकार अलग से कानून बना सकती है। कल्याण संबंधी प्रावधान हो गया। धुलाई की सुविधा। ऐसे औद्योगिक परिसर जहां तंबाकू को मिलाने या छानने और भट्टी में सेकने का कार्य चलता है, वहां श्रमिक के लिए नियोजक के द्वारा धुलाई की सुविधा की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। धारा 13 शिक्षु कक्ष हो गए। यदि इस उद्योग में कम से कम 30 महिला श्रमिक कार्यरत हो, वहां एक शिशु गृह की स्थापना की जाए। ये सुविधा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए होगी। इसके लिए नियोजक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था, दूध, अल्पाहार और खिलौने इत्यादि की मुफ्त व्यवस्था करेगा। प्राथमिक उपचार हो गया। कर्मचारियों की दुर्घटना की स्थिति में उपचार सुविधा मुहैया कराने हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। धारा 15 कैंटीन हो गया। जिस औद्योगिक परिसर में न्यूनतम 250 श्रमिक नियोजित है, वहां नियोजक के द्वारा कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार इसे संबंधित नियम बना सकते हैं। धारा 16 कार्य के घंटे से संबंधित प्रावधान हो गया। दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य के घंटे। किसी भी वयस्क श्रमिक से दैनिक 9 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। धारा 17 अतिकाल हो गया। किसी भी वयस्क श्रमिक से अतिकाल कार्य दैनिक 10 घंटे तक, साप्ताहिक 54 घंटे से अधिक नहीं लिया जाएगा। धारा 18 विश्राम अंतराल हो गया जैसे कि आधे घंटे का विश्राम अवकाश दिए बिना लगातार 5 घंटे तक काम नहीं लिया जाएगा। विस्तृति। किसी भी श्रमिक का कार्य विस्तार 10.5 घंटे से अधिक का नहीं होगा। साप्ताहिक अवकाश। प्रत्येक औद्योगिक परिसर सप्ताह में 1 दिन बंद रहेगा, बीड़ी तंबाकू की पत्तियों को भिगोने को छोड़कर। सवेतन अवकाश। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में वयस्क श्रमिक को पिछले कैलेंडर वर्ष में किए गए प्रत्येक दिन के कार्य के लिए 1 दिन तथा किशोर श्रमिक को 15 दिन के कार्य के लिए 1 दिन के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा। कर्मकार द्वारा नहीं ली गई सवेतन छुट्टी अगले वर्ष में जोड़ी जाएगी, लेकिन वयस्क के लिए 30 दिन और किशोर के लिए 40 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। पदच्युत, सेवानिवृत्त और स्वयं नौकरी छोड़ देने वाले श्रमिक भी इसी दर से सवेतन छुट्टी के हकदार होंगे। धारा 26-27 नए उपबंध हो गए जैसे देखो, अन्य उपबंध क्या है। बालक एवं महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से न तो काम लिया जाएगा और न ही इसके लिए अनुमति दी जाएगी। किसी भी महिला और बाल श्रमिक से रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम नहीं लिया जाएगा। धारा 25 बर्खास्तगी की सूचना। यदि कोई भी श्रमिक किसी प्रतिष्ठान में 6 महीने या उससे अधिक समय तक काम लिया हो तो नियोजक बिना मुक्ति संगत कारण के कम से कम 1 महीने की सूचना, उसके बदले 1 महीने की मजदूरी दिए बिना पदच्युत नहीं कर सकता है। अन्य कानून का क्रियान्वयन। ये कानून जिन प्रतिष्ठानों में लागू होगा वहां मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 का सामान्य सुरक्षा प्रावधान इत्यादि भी लागू हो जाता है।
अपीलीय प्राधिकारी उपयुक्त सरकार उचित संख्या में अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। इन्हें सिविल कोर्ट का सारा अधिकार प्राप्त होगा। इनके पास कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। ये प्राधिकारी उचित जांच कर निर्णय देंगे जो सभी को मान्य होगा। निरीक्षक उपयुक्त सरकार उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। ये निरीक्षक महोदय प्रतिष्ठानों में जाकर निरीक्षण का काम करेंगे और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक होते हैं। दंड हो गया निरीक्षक के कार्य में बाधा डालने, रजिस्टर या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में 6 महीने तक का कारावास, 5,000 रुपये तक के जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम में उसके बनाए गए कोई भी नियम का उल्लंघन, अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के उल्लंघन, मजदूरी की क्षतिपूर्ति नहीं देने पर 250 रुपये तक के जुर्माने और पुनः दोहराने पर 1 महीने और 6 महीने तक के कारावास और 200 से 500 रुपये तक के जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। देखो आलोचना क्या है कि बीड़ी सिगार उद्योग एक असंगठित क्षेत्र का उद्योग है जहां ठेके पर कार्य होता है, अतः नियोजक श्रमिक को उचित मजदूरी नहीं देते हैं। निरीक्षकों की कमी है जिस कारण निरीक्षण कार्य में बाधा आती है और सही कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। इस उद्योग में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अशिक्षित है, इसमें ज्ञान की कमी होती है, अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हैं, फलस्वरूप नियोजक इसका शोषण करते हैं। दंड की व्यवस्था भी कम है, अतः नियोजक इतने कम राशि को जमा कर कानून से बच निकलते हैं। लाइसेंस बनाने में भी दिक्कतें आती है, अतः पदाधिकारी लाइसेंस निर्गत करने में आनाकानी करते हैं। उपयुक्त कमियों के बावजूद ये अधिनियम बीड़ी सिगार उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन कमियों को दूर कर श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने का प्रयास किया जाए, तभी एक नवीन भारत का निर्माण हो सकता है। देखो बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 दुकान एवं प्रतिष्ठान एक असंगठित क्षेत्र का नियोजन है। इसमें लाखों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं, परंतु इन नियोजनों में इतनी कार्य की दशाएं एवं शर्तें अत्यंत ही जटिल होती हैं, अतः नियोजक हमेशा शोषण करने का प्रयास करते हैं। इन शोषण से बचाने हेतु केंद्र सरकार ने 1953 में निर्णय लिया था, तभी सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में कानून पारित करने का निर्देश दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार ने भी बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 पारित किया, जो कुल संशोधनों के बाद आज भी लागू है। उद्देश्य देखो, इस कानून का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में अवस्थित दुकान एवं अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य एवं नियोजन की दशाओं को विनियमित करना था। प्रावधान हो गया, जैसे देखो परिभाषा। दुकान का तात्पर्य ऐसे परिसर से है जहां माल की खुदरा और थोक बिक्री होती है या ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है, धारा 216। प्रतिष्ठान का तात्पर्य ऐसे संस्थापन से है जो कोई कामकाज, व्यापार, धंधा इससे समस्त प्रासंगिक एवं सहायक कोई काम करता है, धारा 26। बालक हो गया चाइल्ड, बालक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया हो। अल्पवय व्यक्ति यंग पर्सन, अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी उम्र का 14 वर्ष पूरा कर लिया है लेकिन 18 वर्ष पूरा नहीं किया। विस्तार क्षेत्र देखो, ये संरक्षणात्मक विश्राम विधान है तथा पूरे बिहार राज्य में लागू है। ये पहले चरण में नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्रों और नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्रों और स्वास्थ्य खनन बोर्ड के लिए खनन सेटलमेंट में लागू था। बिहार सरकार अधिसूचना जारी कर इन क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। धारा 1, प्रतिष्ठान का पंजीकरण। नियोजक द्वारा अपने दुकान एवं प्रतिष्ठान का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उसके लिए नियोजक सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के पास शुल्क सहित आवेदन देगा। जांच पड़ताल करने के बाद पदाधिकारी पंजीकरण करेगा, वह कुछ समय के लिए ही मान्य होगा, उसके बाद नवीकरण कराना आवश्यक है। लेकिन बिहार सरकार ने 22 अक्टूबर 2007 को इसमें संशोधन कर रिन्यूएबल नवीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब बार बार दुकान का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराना होगा, ठीक है। प्रतिष्ठान को खोलने और एवं बंद करने का समय, किसी भी दुकान प्रतिष्ठान को सुबह 8 बजे और उसके बाद खोला जाएगा तथा 10 बजे रात्रि या उससे पहले बंद कर दिया जाएगा। 22 अक्टूबर 2007 के संशोधन के बाद बंद करते समय यदि दुकान में ग्राहक हो तो उसे 15 मिनट के अंदर सेवा प्रदान कर निपटाना होगा। अपवाद स्वरूप फेरी वाले, फुटपाथ पर काम करने वाले 11 बजे रात्रि तक अपना काम कर सकते हैं। समाचार बेचने वाले पर यह नियम लागू नहीं होगा। राज्य सरकार विभिन्न दुकानों के लिए भिन्न भिन्न समय बिंदुओं का निर्धारण कर सकती है। जैसे देखो, काम के घंटे, दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य के घंटे। किसी भी वयस्क कर्मचारी से दैनिक 9 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा और न ही इसे अनुमति दी जाएगी। अतिकाल हो गया, अतिकाल कार्य के घंटे दैनिक 10 घंटे और साप्ताहिक 54 घंटे तथा वार्षिक 150 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है। अतिकाल के लिए मजदूरी की दर सामान्य मजदूरी से दोगुनी होगी, लेकिन अतिकाल कार्य लेने से 3 दिन पहले
नियोजक को सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को सूचना देना आवश्यक होगा। विश्राम अंतराल, आधे घंटे का विश्राम अवकाश दिए बिना किसी भी व्यक्ति से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। विस्तृति, किसी भी बालक के लिए दैनिक 8 घंटे और युवा 10 घंटे तथा वयस्क के लिए 12 घंटे कार्य विस्तृति निर्धारित की गई है। साप्ताहिक अवकाश, बिहार सरकार ने 22 अक्टूबर 2007 को संशोधन कर साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, लेकिन अन्य अवकाश मिलेगा जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। वेतन पर ये सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे वेतन सहित 5 त्योहारों के लिए भी छुट्टियां दी जाएगी। बालकों और अल्पवयस्क नियोजक, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक से न तो काम लिया जाएगा और न इसके लिए उसको अनुमति दी जाएगी। किसी भी बालक, अल्पवयस्क और महिलाओं से रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम नहीं लिया जाएगा। किसी भी बालक से दैनिक 5 घंटे और साप्ताहिक 30 घंटे से अधिक और किशोर से दैनिक 7 घंटे और साप्ताहिक 42 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। किसी भी बालक या युवा व्यक्ति से 1 घंटे का विश्राम अवकाश दिए बिना लगातार 4 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं लिया जाएगा। किसी भी बालक से किसी प्रतिष्ठान में उस दिन काम नहीं लिया जाएगा जिस दिन वह दूसरे प्रतिष्ठान में पहले से ही काम कर रहा हो। छुट्टी, सवेतन वार्षिक छुट्टी, किसी भी प्रतिष्ठान का प्रत्येक कर्मचारी जिसने किसी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन या अधिक काम किया हो तो जो अवधि पर हड़ताल पर न हो वो सवेतन अवकाश का हकदार माना जाएगा। वयस्क श्रमिकों को 20 दिन के कार्य के लिए 1 दिन और बालक के लिए 15 दिन के कार्य में 1 दिन की मजदूरी सहित छुट्टी दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति सवेतन अवकाश को 45 दिन तक ही एकत्रित कर सकता है। सवेतन छुट्टी लेने के लिए 15 दिन पूर्व नियोजक के पास आवेदन देना होगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की छुट्टी 3 बार ले सकता है। यदि कोई नियोजक छुट्टी देने से इनकार करता है तो इसके लिए मजदूरी का भुगतान करेगा। यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है या नियोजक द्वारा हटाया जाता है तो एकत्रित छुट्टी के बदले मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होगा। अन्य छुट्टी जैसे कि किसी कैलेंडर वर्ष में पूरे वेतन पर 12 दिन की आकस्मिक छुट्टी और चिकित्सा के प्रमाण पत्र पर कैलेंडर वर्ष में आधे वेतन पर 12 दिन की चिकित्सक छुट्टी भी दी जाएगी। इन दोनों प्रकार की छुट्टी का संचयन नहीं होता है। किसी भी पहरेदार, चौकीदार, रात्रि प्रहरी को पूर्ण मजदूरी के साथ एक बार में 45 दिन की सवेतन छुट्टी दी जा सकेगी। मजदूरी का भुगतान, जैसे मजदूरी का भुगतान करने का उत्तरदायित्व नियोजक का होगा। नियोजक द्वारा एक मजदूरी अवधि का निर्धारण किया जाएगा जिस दिन मजदूरी देय होगी। किसी भी हालत में मजदूरी अवधि 1 महीने से अधिक की नहीं होगी। मजदूरी अवधि की समाप्ति के 7 दिन पहले मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो काम पर पूर्ण उपस्थिति के 3 दिन से 3 सप्ताह पहले मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान प्रचलित मुद्रा, सिक्के, करेंसी नोटों में किया जाएगा। नियोजक अपने कर्मचारी की मजदूरी से विहित कटौतियों को छोड़कर अन्य कटौती नहीं कर सकता है। पदच्युति और सेवा उन्मुक्ति, कोई भी नियोजक किसी भी कर्मचारी को जो कम से कम 6 महीने तक लगातार नियोजन में रह चुका हो बिना समुचित कारण के और 1 महीने का नोटिस दिए बिना या नोटिस के बदले 1 महीने की मजदूरी दिए बिना पदच्युत या सेवा उन्मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कदाचार के आरोप में पदच्युत किया जा सकता है तो ऐसी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय प्राधिकारी हो गया। बिहार सरकार अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। उन्हें सिविल कोर्ट के सारे अधिकार प्राप्त होंगे और इसके समक्ष नियोजक या कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की अपील की जाएगी। जांचों उपरांत लिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा। कोई भी व्यक्ति 90 दिनों के अंदर विशेष स्थिति में 90 दिन के बाद अपील कर सकता है। निरीक्षक हो गया। सरकार उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। ये पदाधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक होते हैं। इन्हें कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी भी प्रतिष्ठान के परिसर में प्रवेश करने, रजिस्टर, अभिलेख, नोटिस को निरीक्षण या जब्त करने इत्यादि ये पदाधिकारी निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निरीक्षण पदाधिकारी होंगे। देखो अनुबंध क्या है, जैसे रजिस्टर का अनुरक्षण करना, नियोजक को एक रजिस्टर रखना अनिवार्य है। इसमें श्रमिकों का नाम, काम की अवधि, दी गई मजदूरी इत्यादि का रिकॉर्ड रहेगा। अन्य अधिनियम का लागू होना, जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे। दुकान प्रतिष्ठान में भी जो है ना कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 भी होगा। उसके बाद प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 भी होगा। इसके अंतर्गत बनाए गए नियम आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू रहेंगे। दंड हो गया, जैसे कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 250 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। गलती को पुनः दोहराने पर 500 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण के कार्य में बाधा डालता है
तो उस स्थिति में 250 रुपये का जुर्माना या 6 माह तक की कारावास दोनों हो सकती है। नियोजक द्वारा अवैध कटौती की स्थिति में कटौती की 10 गुनी विलंब से मजदूरी भुगतान की स्थिति में 10 रुपये अतिरिक्त राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। श्रमिक द्वारा गलत दावा करने की स्थिति में इसे 25 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की होगी। कार्यान्वयन का अभाव होगा। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण संबंधी कानून का अभाव होगा। निरीक्षकों की कमी होगी जिस कारण निरीक्षण कार्य में बाधा आती है। दंड का प्रावधान बहुत ही कम है। इसे नियोजक जमा कर कानून से बच सकता है। यह कानून छोटे बड़े सभी प्रतिष्ठानों में लागू होता है। छोटे प्रतिष्ठानों के लिए ये सुविधाएं देना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इन कमियों के बावजूद निश्चय ही इन दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को लाभ पहुंचा है। उनकी दशाओं में सुधार हुआ है। फिर भी इन कमियों को दूर किया जाए तो अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा। झारखंड का दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम तुमको पढ़ के फायदा भी नहीं है, रहते बिहार में है हम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। 17वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप में औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक नगरों की ओर श्रमिकों का पलायन शुरू हुआ। त्वरित औद्योगिक विकास के उस दौर में तदुपरांत औद्योगिक श्रमिक का शोषण पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा। कार्य की लंबी अवधि, साप्ताहिक छुट्टियों का न होना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन इत्यादि की समस्याएं एवं मजदूरी की मनमानी और न्यूनतम दर श्रमिक शोषण के मुख्य उपकरण बन गए। प्रमुख विद्वानों ने जैसे कार्ल मार्क्स इत्यादि ने भी श्रमिक शोषण को पूंजीवादी सभ्यता का मुख्य आधार बताया है। औद्योगिक क्रांति के इन कमियों के मद्देनजर 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते एक बड़े श्रमिक वर्ग का उदय हो चुका था। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के फलस्वरूप ये श्रमिक शोषण प्रक्रिया के विभिन्न उपनिवेशों तक पहुंच गई थी। अर्थात श्रमिक शोषण अब तक वैश्विक समस्या बन चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के तदुपरांत इस समस्या के प्रति एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विश्व स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना वर्साई की संधि के तहत 1919 में राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशिष्ट संस्था के रूप में काम कर रहा है। इसके सदस्य वे राष्ट्र होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 192 से अधिक है। भारत इसका संस्थापक और अस्थायी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO। इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कई उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है कि विश्व के सभी देशों के श्रमिकों के प्रति अत्याचार एवं उनकी कठिनाई एवं अभावों का निवारण करना, श्रमिकों के रहन सहन तथा कार्य की परिस्थितियों में सुधार करना, प्रत्येक कार्य करने योग्य व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, श्रमिकों को शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध करना, श्रमिकों के कार्य और कारावास की परिस्थितियों में सुधार लाना, कार्य के घंटे का विनियमन करना, श्रम आपूर्ति का विनियमन करना, श्रमिक के आय में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का उचित प्रबंधन करना, बेरोजगारी की रोकथाम करना, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रोत्साहन देना, पर्याप्त निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना, बालकों, नवयुवकों और स्त्रियों की संरक्षा करना, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करना, प्रसूति संरक्षण की व्यवस्था करना, काम करने की दशा में आवश्यक सुधार लाना, बाल कल्याण की व्यवस्था करना, दूसरे देशों में जाकर काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, दुर्घटना वृद्धावस्था के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रयास करना। ILO का सिद्धांत क्या है? जैसे कि ILO को निम्नलिखित सिद्धांत है। श्रमिक को कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। श्रमिक जो है वो कोई वस्तु नहीं है, इसे व्यापार के अन्य वस्तु से भिन्न समझा जाना चाहिए। मजदूरी इतनी अवश्य होनी चाहिए कि श्रमिक उचित रूप से जीवन यापन कर सकें। श्रमिक और नियोजक के सभी प्रकार के वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ बनाने के अधिकारी को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। सभी देशों में श्रमिक को अपने विचार व्यक्त करने और संगठित होने के लिए अधिकार होना चाहिए। किसी भी देश में श्रमिक से दैनिक 8 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चे और महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत लागू करना चाहिए कि पुरुष और महिला श्रमिक को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाए। प्रत्येक देश में स्वदेशी और विदेशी मजदूरों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को अपने यहाँ ऐसा प्रशासन बनाना चाहिए कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिदलीय संस्था है। इसमें नियोजक, श्रमिक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जो आईएलओ के कार्यों का संपादन करते हैं। ये निम्नलिखित हैं: अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, शासी निकाय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, एक शासी निकाय और एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में क्या होता है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रथम अंग है। ये संसद की तरह काम करता है। इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश से 4 प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें 2 सरकार के और 1 नियोजक के तथा 1 श्रमिक के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक सदस्य अपना अलग अलग मत दे सकते हैं। सभी प्रतिनिधि अपने साथ दो सलाहकार रखते हैं। सलाहकार सम्मेलन के अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकता है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। महिलाओं की समस्या पर विचार चल रहा हो तो वहाँ सलाहकारों में 1 महिला होगी। सम्मेलन के कार्य। इस सम्मेलन के प्रमुख कार्य हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रभावों के निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता का निर्माण करता है। यह शासी निकाय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को निर्देश देता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। श्रम समस्याओं पर विचार विमर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का द्विवार्षिक कार्यक्रम और बजट निर्धारित करना है। महानिदेशक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करता है। विभिन्न मामलों में सफल संचालन के लिए संविधान में संशोधन करता है। श्रम सामाजिक विषयों पर सभी समयों और सिफारिशों के माध्यम से एक रूप अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना है। आवश्यकता अनुसार समितियों का गठन करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच सहयोग करना है। संगठन के सुचारू रूप से संचालन और सदस्य राष्ट्रों को सहयोग देने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है। शासी निकाय हो गया, यह आईएलओ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यकारिणी के रूप में काम करता है। शासी निकाय का चरित्र त्रिपक्षीय होता है। इसमें आधे प्रतिनिधि सरकारी होते हैं और चौथाई प्रतिनिधि प्रत्येक नियोजक और श्रमिक के होते हैं। प्रारंभ में इसमें सदस्य की संख्या 24 थी, बाद में बढ़ाकर 32 और फिर 40 कर दी गई। वर्तमान में इसकी संख्या 56 है या उससे ज़्यादा है। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या 28 है, नियोजक के प्रतिनिधि की संख्या 14 है और श्रमिक के प्रतिनिधि की संख्या 14 है। अस्थायी देश जैसे कि कनाडा। आईएलओ का जो स्थायी सदस्य देश है वो है कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी, रूस है। शासी निकाय के सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव सरकार के प्रतिनिधि में से 1, उपाध्यक्ष का चुनाव 1 नियोजक और श्रमिक के प्रतिनिधि में से किया जाता है। कार्य हो गया, शासी निकाय के निम्नलिखित कार्य होते हैं जैसे कार्यालय के महानिदेशक की नियुक्ति करना, श्रम सम्मेलन आयोजित करने की तिथि निर्धारित करना, उसका कार्यक्रम तैयार करना, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, कार्यों का निरीक्षण करना, कार्यालय के क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखना, क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करना, सम्मेलन के लिए कार्य सूची तैयार करना, संगठन के क्रियाकलाप से संबद्ध निर्देश देना। क्षेत्रीय कार्यालय की सभाओं की तिथि और उनके कार्यक्रम और उनके कार्यान्वयन का निर्धारण करना और कार्यकाल का निर्धारण करना, विभिन्न प्रकार के परामर्शदात्री विशेषज्ञ समिति की स्थापना करना। तीसरा निकाय है इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अस्थायी कार्यालय है। इसका कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित है। इसमें सभी सदस्य देशों के लोग काम करते हैं। महानिदेशक उनका मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है जो आईएलओ के कार्य का संपादन करता है। उनकी मदद के लिए महानिदेशक तथा सहायक महानिदेशक नियुक्त किए जाते हैं। ये सभी लोग मिलकर आईएलओ के कार्यों का संचालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के निम्नलिखित कार्य हैं: सूचना एकत्रित करना, प्रस्तावों की परीक्षा करना, जांच पड़ताल करना, दस्तावेज तैयार करना, सदस्य देशों की सहायता करना, प्रकाशन संबंधी कार्य करना इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य क्या है? आईएलओ के कार्य बहुआयामी होते हैं। ये श्रमिकों की दशाओं में सुधार, संरक्षण, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित कई प्रकार के काम करते हैं। इनके कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। श्रम कानून बनाने का कार्य क्या है? आईएलओ पूरे संसार के लिए श्रम कानून बनाने हेतु विश्व संसद के रूप में काम करती है। इसके द्वारा जो भी अभिसमय और सिफारिश पारित किए गए हैं उन्हें ही आधार पर पूरे विश्व में श्रम कानून बनाने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना। आईएलओ अपने अभिसमय के द्वारा श्रमिकों के संबंध में श्रम मानकों की स्थापना करती है जिनके नीचे श्रमिकों को नहीं रखा जा सकता है। अभी तक कई विषयों पर श्रम मानक बनाए जा चुके हैं। इसमें मुख्य है कार्य के घंटे का नियमन, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, न्यूनतम मजदूरी का नियतन, श्रम प्रबंधन संबंध इत्यादि। इन श्रम मानकों के आधार पर विभिन्न देशों में श्रम की दशाओं में सुधार और एकरूपता लाने में प्रचुर सहायता मिली है। शोध और अध्ययन। आईएलओ श्रम एवं सामाजिक विषयों पर शोध और अध्ययन करता है और उनके परिणामों को प्रकाशित करता है। आईएलओ शोध कार्य करने हेतु जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान की स्थापना करता है। सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और नियोजन पर आदि शोध कार्य चलता रहता है। विशेषज्ञ की सेवाओं को उपलब्ध कराना।
संगठन अपने सदस्य देशों को श्रम से संबंधित विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। ये विशेषज्ञ कई क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा, उत्पादकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक संबंध, श्रमिक शिक्षा और सुरक्षा आदि। प्रशिक्षण देखो, जैसे कि ILO सदस्य राज्यों को प्रशिक्षण हेतु कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिशु प्रशिक्षण, क्रमिक प्रशिक्षण इत्यादि। संगठन इटली के ट्यूरिन में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां सदस्य देशों के श्रमिक नियोजक और सरकार के प्रतिनिधि को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इटली के ट्यूरिन शहर में श्रम संबंधी विषयों पर सूचनाओं का संग्रहण और वितरण। ILO कई विषयों पर विभिन्न देशों से सूचनाएं एकत्रित करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें वितरित करता है और प्रकाशन भी करता है, और इन सूचनाओं से श्रम संबंधी नीति और कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। उत्पादन नियोजन के सृजन एवं विकास। संगठन अपने विश्व नियोजन कार्यक्रम के अधीन सदस्य राज्य को उत्पादक नियोजन के विस्तार से संबंधित नीति और कार्यक्रमों के लिए परामर्श और व्यवहारिक सहायता देता है। इसके द्वारा चलाई जाने वाली कुछ विशेष योजनाएं हैं, जैसे कि ग्रामीण रोजगार, लघु हस्तशिल्प उद्योग, लोक निर्माण एवं आवास आदि। श्रमिक शिक्षा। श्रमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अध्ययन सामग्री तैयार करना, उनका प्रकाशन, वितरण, सेमिनार का आयोजन, विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा वृत्ति की व्यवस्था करना, शैक्षिक तकनीकी और भौतिक सहभागिता की व्यवस्था करना आदि। क्षेत्रीय क्रियाकलाप हो गया। संगठन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाता है, जैसे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन, क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का गठन, क्षेत्रीय तकनीकी सभाओं का आयोजन और क्षेत्रीय अध्ययन। श्रम पुस्तकों का प्रकाशन हो गया। श्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशन का कार्य करता है, जैसे कार्य के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना, बाल और महिला श्रम इत्यादि। जर्नल का प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक बुलेटिन, ईयर बुक ऑफ लेबर स्टेटिक्स इत्यादि का प्रकाशन करता है। औद्योगिक समिति। संगठन उद्योग के लिए समितियों का गठन करता है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, जैसे कोयला खान, पेट्रोलियम, लोहा इस्पात, लोक निर्माण इत्यादि में समिति का गठन करना। ILO का भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव क्या पड़ा है। भारतीय श्रम विधानों पर ILO के द्वारा अपनाए गए अभिसमय और सिफारिशों का प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से पड़ा है, अतः इनके प्रभाव को हम निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे देखो, कार्य के घंटे। कार्य की स्थिति पर प्रभाव देखो, भारतीय श्रमिकों के कार्य की स्थिति पर ILO के द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। इसके द्वारा बनाए गए अभिसमय और सिफारिश को भारत सरकार ने भी लागू किया है, जैसे कार्य के घंटे अभिसमय 1919, दैनिक 8 घंटे, साप्ताहिक 48 घंटे, कार्य की अनिवार्यता, फैक्ट्री एक्ट 1941, खान अधिनियम 1952 में लागू है। साप्ताहिक विश्राम अभिसमय 1921, सप्ताह में एक दिन की सवेतन सहित छुट्टी, फैक्ट्री एक्ट 1948, खान अधिनियम 1952 में लागू है। न्यूनतम मजदूरी का नियमन अभिसमय 1928, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में प्रावधान है इत्यादि। श्रम निरीक्षक अभिसमय 1947, कारखाना अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू है। बालक और महिलाओं के नियोजन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी उद्योग में नियोजित नहीं किया जाएगा, जिसे भारत ने भी कारखाना अधिनियम, बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम में लागू किया है। बालक और महिलाओं की रात्रि कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। महिलाओं के भूमिगत कार्य में नियोजन, समान कार्य के लिए समान वेतन अभिसमय 1951 से भी कानून भारत में भी लागू है। महिलाओं को रात्रि प्रहरी में और जमीन के नीचे भूमिगत कार्य करने में नियोजित करने पर प्रतिबंध है। सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव देखो, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ILO के अभिसमय एवं सिफारिशों में की गई है। भारत सरकार ने भी इन कानूनों को अपनाया है तथा कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, उत्पादन संदाय अधिनियम 1972 इत्यादि, जो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। श्रम कल्याण पर प्रभाव हो गया। ILO के अभिसमय में श्रम कल्याण से संबंधित कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जो भारत में भी अपनाई गई है। उदाहरण के लिए कारखाना अधिनियम 1948 में स्नान की सुविधा, भीगे कपड़े को सुखाने और रखने की सुविधा, बैठने की सुविधा, विश्रामालय, कैंटीन इत्यादि। इसके अलावा आवास की सुविधा, यातायात की सुविधा और श्रम कल्याण गृह को भी अपनाया गया है, जो ILO इसका प्रोत्साहन करता है। श्रमिक शिक्षा पर प्रभाव क्या है। श्रमिकों के शिक्षा में सुधार लाने के लिए भारत में कई प्रकार के शिक्षण केंद्र की स्थापना की है, जैसे धनबाद के मूरी में कर्मकारों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है। देश के अन्य भाग में शाखाएं खोली गई हैं। ये सब ILO के प्रभाव से ही हुआ है। 1919 से प्रतिवर्ष भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि ILO में भाग लेने जाते हैं तथा प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। मजदूर संघों का प्रभाव देखो, ILO के कारण भारत के मजदूर संघ पर विशेष प्रभाव पड़ा है। ILO का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन।
मजदूर संघ पर प्रभाव। आईएलओ के कारण भारत के मजदूर संघों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। आईएलओ का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। भारत इस सिद्धांत में पूर्ण विश्वास करता है, इसे मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया है। भारत के किसी भी क्षेत्र में श्रमिक अपना संघ बना सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, ये सब आईएलओ का ही प्रभाव है। औद्योगिक संबंध पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इसका भी प्रभाव भारतीय श्रम विधान पर पड़ा है। आईएलओ औद्योगिक संबंध सुधारने के लिए कई प्रकार के विषय में सिफारिश की है, जिसमें भारत में सिद्धांत लागू किया गया है, जैसे प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, सामूहिक सौदेबाजी इत्यादि। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आईएलओ के अभिसमय और सिफारिशों का प्रभाव भारतीय श्रम विधान पर विशेष रूप से पड़ा है। अभिसमय और सिफारिश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा अपनाया गया संकल्प है। इसे पारित होने के लिए सम्मेलन में कुल सदस्यों में 2/3 की उपस्थिति और 2/3 के बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होती है। अभिसमय पारित होने के बाद अनुसमर्थन के लिए सदस्य राज्यों की सरकारों के पास भेजा जाता है। अनुसमर्थन करना या न करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार को अपने निश्चय को विधानमंडल के समक्ष स्पष्ट करना आवश्यक है। अनुसमर्थन के दस्तावेज को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय में भेजना पड़ता है और इसके साथ ही उठाए गए कदम से संबंधित सूचनाओं का वार्षिक रिपोर्ट भी भेजना होता है। यदि कोई सदस्य राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए इसकी सूचना अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को देनी होती है। अनुसमर्थित अभिसमय का पालन नए अधिनियम बनाकर, विद्यमान कानून में परिवर्तन कर या सामूहिक समझौते के जरिए किया जाता है। सिफारिशें। यह भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाया गया संकल्प है। इसे पारित होने के लिए भी सम्मेलन में कम से कम 2/3 सदस्य की उपस्थिति और 2/3 के बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। सिफारिशों के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके उपबंध केवल नीति निर्धारण सिद्धांतों के प्रकृति के होते हैं। सिफारिशें सदस्य राज्यों के लिए श्रम से संबंधित विषयों पर कानून और नीति बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। हालांकि सदस्य राष्ट्रों को इसे लागू करने का दायित्व नहीं होता है, परंतु शासी निकाय के अनुरोध पर उपबंधों से संबंधित विषयों पर देश में लागू कानून और व्यवहार के बारे में भी रिपोर्ट भेजनी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अब तक 184 अभिसमय और 192 सिफारिशों को अपनाया गया है। भारत द्वारा अपनाए गए अभिसमय कौन कौन से हैं? जैसे काम के घंटे से संबंधित अभिसमय 1919, स्त्रियों के लिए रात में काम करने से संबंधित अभिसमय 1918, किशोरों द्वारा रात में काम न करने से संबंधित अभिसमय 1919, साप्ताहिक अवकाश संबंधी अभिसमय 1921, समुद्र में रोजगार पर लगे हुए किशोरों और बालकों के लिए अनिवार्य चिकित्सा जांच उपलब्ध कराने से संबंधित अभिसमय 1921, कृषि कर्मचारियों के संगठन और समुदाय बनाने के अधिकारों से संबंधित अभिसमय 1923, व्यावसायिक रोगों में श्रमिकों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने से संबंधित अभिसमय है 1925, जहाज पर पहुंचे हुए उप प्रवासियों के निरीक्षण से संबंधित अभिसमय 1925, दुर्घटना में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देने के विषय में देशी और विदेशी कर्मचारियों से समान व्यवहार करने से संबंधित अभिसमय 1925, जहाज के मालिक और उनके समुद्री कर्मचारियों के बीच समझौते के अंतर नियमों की व्यवस्था से संबंधित अभिसमय 1929, भार चिन्ह डालने से संबंधित अभिसमय 1929, जहाज में माल चढ़ाने और उतारने में होने वाली दुर्घटना से श्रमिक की सुरक्षा की व्यवस्था से संबंधित अभिसमय 1932, रात्रि के समय स्त्रियों को रोजगार पर न लगाने से संबंधित अभिसमय 1934 इत्यादि। बिहार में देखो श्रम प्रशासन कैसे काम करता है। तो बिहार जो है वो भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने और श्रम प्रशासन दोनों क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार अपनी अपनी भूमिकाएं निभाता है। व्यवहार में अधिकांश श्रम अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं और कुछ अधिनियमों को छोड़कर अधिकांश अधिनियम का प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों करती है। बिहार में श्रम कानून के प्रशासन के अतिरिक्त बिहार राज्य में कई अन्य विषय भी श्रम प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। बिहार में श्रम प्रशासन के दायित्व का भार राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को दिया गया है और बिहार में श्रम प्रशासन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। जैसे कि बिहार में श्रम प्रशासन क्या है? जैसे कि बिहार में श्रम प्रशासन के 2 पक्ष हैं, पहला राजकीय है, दूसरा पक्ष प्रशासनिक है। तो सरकारी पक्ष क्या है कि बिहार में श्रम प्रशासन में सर्वोच्च प्रतिनिधि श्रम मंत्री होते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इसके अधीन सचिव, उसका पदनाम बदलकर आयुक्त सह मुख्य सचिव रखा गया है, पदस्थापित होते हैं। वह सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है और उसके अधीन अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सह सचिव, अवर सचिव होते हैं। इसे इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है।
जैसे देखो, श्रम मंत्री सबसे ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद मुख्य सचिव होता है, जिसको उससे आयुक्त भी बोलते हैं। उसके नीचे अतिरिक्त श्रम सचिव होता है, फिर उसके नीचे संयुक्त श्रम सचिव होता है, फिर उप सचिव होता है। ये सभी क्रमिक सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार के लिए निर्णय लेने में सही सक्षम पक्ष रखते हैं, और ये पक्ष नीति निर्धारण का काम करता है। एक प्रशासन होता है, एक प्रशासकीय पक्ष होता है। नौकरशाही, इसको नौकरशाही भी बोलते हैं। तो श्रम कानून और राज्य द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व प्रशासकीय पक्ष पर होता है। नीति का निर्धारित नीति का क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व, जो नीति बन चुकी है उस नीति का क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व जो है वो प्रशासकीय पक्ष पर होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय हैं, जैसे कि श्रम आयुक्त का कार्यालय है, मुख्य कारखाना निरीक्षक है, कृषि श्रमिक निर्देशालय है, मुख्य निगरानी पदाधिकारी है, नियोजन प्रशिक्षण निर्देशालय है, सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय चिकित्सक सेवाएं हैं। देखो, श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रमायुक्त श्रम प्रशासन का प्रमुख होता है। इन पर श्रम कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। इसका मुख्यालय पटना में है। वह अपने कर्तव्य का निष्पादन अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारी होती है, जैसे कि श्रमायुक्त होता है, अतिरिक्त श्रमायुक्त होता है, संयुक्त श्रमायुक्त होता है, उप श्रमायुक्त होता है, लेबर कमिश्नर होता है सब। उसके नीचे यही सब होता है। लेबर कमिश्नर, श्रमायुक्त होता है, लेबर कमिश्नर, ऑफिसर होता है, ये लेबर कमिश्नर होता है, अतिरिक्त लेबर कमिश्नर होता है, संयुक्त लेबर कमिश्नर होता है, उप लेबर कमिश्नर होता है, सहायक श्रमायुक्त होता है, श्रम अधीक्षक होता है, श्रम निरीक्षक होता है। तो मुख्य कारखाना निरीक्षणालय, मुख्य बॉयलर निरीक्षणालय तथा कृषि श्रमिक निर्देशालय भी श्रमायुक्त के अधीन काम करते हैं। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि हड़ताल, तालाबंदी और एवं अनऔद्योगिक कार्रवाइयों की रोकथाम करना, नियोजक और कर्मचारियों के बीच उनके सामाजिक दायित्वों के संबंध में जागरूकता लाना, विभिन्न श्रम कानून का प्रवर्तन करना इत्यादि। मुख्य कारखाना निरीक्षण चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ फैक्ट्रीज हो गया, इसका मुख्य कारखाना निरीक्षक होता है। इसके अधीन कुछ उप मुख्य कारखाना निरीक्षक और कई कारखाना निरीक्षक नियुक्त होते हैं। उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मुजफ्फरपुर एवं कारखाना निरीक्षक पदस्थापित होते हैं प्रत्येक जिले में, और कारखाना निरीक्षण में कुछ चिकित्सकीय और रासायनिक निरीक्षक होते हैं। निरीक्षणालय का मुख्य कार्य राज्य में कारखाना अधिनियम का प्रवर्तन और निरीक्षणालय को मजदूरी भुगतान अधिनियम और प्रसूति हित लाभ अधिनियम के प्रवर्तन का भी दायित्व सौंपा गया है। मुख्य बॉयलर निरीक्षणालय चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ बॉयलर हो गया। इस निरीक्षणालय का मुख्य बॉयलर निरीक्षक होता है, जो श्रम आयुक्त के नियंत्रण में काम करता है। इसके सहायता के लिए कुछ बॉयलर निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। निरीक्षणालय का मुख्य कार्य भारतीय बॉयलर अधिनियम का प्रवर्तन होता है। कृषि श्रमिक निर्देशालय हो गया, इस कार्यालय का प्रमुख श्रमायुक्त होता है। संयुक्त श्रमायुक्त की कोटि का निर्देशक होता है। कृषि श्रमिक होता है। निर्देशक की सहायता के लिए उप निर्देशक और प्रखंडों में श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी होते हैं। निर्देशक कृषि श्रमिक श्रमायुक्त के नियंत्रण में काम करते हैं। निर्देशालय का मुख्य कार्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन करना है। मुख्य निरीक्षक पदाधिकारी का कार्यालय कहाँ है? देखो, इस कार्यालय का प्रमुख उप श्रमायुक्त की कोटि का निरीक्षक पदाधिकारी होता है। श्रमायुक्त के अधीन कार्य करते हैं। इस कार्यालय का मुख्य कार्य बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम का क्रियान्वयन करना है। नियोजन एवं प्रशिक्षण निर्देशालय, इस कार्यालय का प्रमुख निदेशक नियोजक और प्रशिक्षण होता है। इसकी सहायता के लिए कुछ उपनिदेशक, सहायक निदेशक और कई रोजगार पदाधिकारी और सहायक रोजगार पदाधिकारी नियुक्त है। इस निदेशक का मुख्य कार्य रोजगार कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और अन्य विशिष्ट संस्थाओं के संचालन का कार्य संपन्न करता है। निर्देशालय चिकित्सक सेवाएं हो गया। निर्देशालय का प्रमुख निर्देशक चिकित्सक सेवाएं होती है, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा हित लाभ के कार्यान्वयन हेतु काम करता है। निर्देशालय राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा नियोजन के अंतर्गत अस्पतालों के लिए चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों को सेवाओं की व्यवस्था करता है। सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय हो गया। निर्देशालय का प्रमुख निर्देशक सामाजिक सुरक्षा होता है। इसकी सहायता के लिए मुख्यालय में उपनिदेशक तथा क्षेत्र में सहायक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। निर्देशालय का अधिकांश कार्यक्रम जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस निर्देशालय का मुख्य कार्य केंद्र और बिहार सरकार की सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन है। निबंधन और श्रम संघ, इसका मुख्यालय पटना में है, ठीक है। बिहार में अतिरिक्त श्रमायुक्त में इसकी शक्तियां निहित है। श्रम संघों के पंजीकरण और संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करना इनका उत्तरदायित्व होता है। कर्मकार क्षतिपूर्ति कमिश्नर हो गया। विवाद रहित क्षतिपूर्ति के दावों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में उप श्रमायुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति कमिश्नर होते हैं। इस प्रकार राज्य में कुशल श्रम प्रशासन हेतु मजबूत संगठन की संरचना की गई है।
जो श्रम के संबंध में नीति निर्धारण, योजना के निर्माण और क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित नीतियों के मूल्यांकन में सक्षम है। विशिष्ट पदाधिकारी